अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन लाल मेरे दिल का हाल है। आपको बताते चलें कि अपने आप को अच्छे मूड में लाने के लिए, पेप अप करने के लिए यू हैव टू लुक फॉर एक्सक्यूजेस। और अपने इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बाहर का मौसम है जी, हर घर में ही, हर क्यारी में ही आपको खूबसूरत खूबसूरत से फूल नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पर यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि इफ़ यू फील कि आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं तो हमारे जो मौसम हैं ये भी हमें यही इशारा देते हैं। इफ़ यू लुक एट द विंटर्स या ख़िज़ा के मौसम में जिस तरह किसी भी दरख्त के, किसी भी खूबसूरत फलदार दरख्त के भी सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसको भी बेचारे को लगता होगा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र शुरू हो चुका है। बट देन नई कोंपलें खिलती हैं, दोबारा से बाहर आती है। ये चीज़ हमेशा हमें जहन में रखनी चाहिए बिकॉज लाइफ हैज़ मैनी सीजन्स। लेकिन जनाब हर सीज़न से सामना करने के लिए हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारे स्किल सेट और हमारे तजुर्बे बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन कई ऐसे तजुर्बे होते हैं जो तकलीफ दे होते हैं, जो हमारी हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने के बजाय उसको डैमेज करते हैं। और उसका डैमेज कभी कभार इरिवर्सिबल भी होता है क्योंकि ये इतनी कच्ची उम्र के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि शायद हम बहुत मेहनत करें, बहुत ज़्यादा अवेयर हों, कहीं ना कहीं इसका खौफ, इसकी जो तकलीफ़ है वो हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे लाशऊर में जाकर बैठ जाती है। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं किसी भी बच्चे के, चाहे वो पहले 2 साल हों जब उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल सेट हो जाती है या उसकी अर्ली एजुकेशन हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में अक्सर इस क्राइसिस की बात तो की जाती है कि 2 करोड़ स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चे इस वक्त स्कूलों में नहीं हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जिस किस्म की एजुकेशन उनको मिल रही है, ख़ास तौर पे जो स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे क्या वो मयार, क्या वो तालीम देने का जो अंदाज़ है वो आज के इन्वायरमेंट से, आज यानी 2019 की दुनिया से कंड्यूसिव भी है या नहीं। आज ये बात करने में बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है कि अक्सर हमारे स्कूलों में आज भी छोटे बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, उनको मार के कोई बात सिखाने की कोशिश की जाती है। अक्सर ऐसी वीडियोस आपने वायरल होते हुए देखी होंगी। एक मेरे ख्याल में उसकी फिटेज अभी हम आपको भी दिखा रहे हैं जिसके अंदर एक उस्ताद बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहा है बच्चे के ऊपर। और इस तरह की किसी भी सिचुएशन को देख के हमें बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो एक वीडियो है जो वायरल होती है, पता नहीं ये सिलसिला कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। अगर हम वालिदैन से बात करते हैं तो वो अक्सर अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं, पता है हमने कितनी मारें खाई हैं और उस मार से हमने सीखा है। तकलीफ इस बात की नहीं है कि ये गुजर चुका है, तकलीफ इस बात की है कि ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन क्या किया जाए, अक्सर हम ये भी देखते हैं अगर थोड़ा सा असातिज़ा की सिचुएशन को भी फेस किया जाए, उनके माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश की जाए तो ये भी बात आपके सामने आएगी कि उन पे भी बहुत प्रेशर्स होते हैं। जितनी दफ़ा हमने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की बात की है, उनका ये मानना है कि क्लासेस बहुत बड़ी हैं, उनके आवर्स बहुत लंबे हैं, उनकी पे उतनी नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और फिर ख़ास तौर पे अच्छे उस्तादों को, अच्छे असातिज़ा को हम इंसेंटिवाइज़ करने का भी कोई तरीका नहीं रखते। ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हैं और इनको देखकर ऐसा लगता है कि मंजिल बहुत दूर है। इसमें बेहतरी आने की गुंजाइश तो है, लेकिन ये बेहतरी कौन लेके आएगा, किस तरह इस पर काम किया जाएगा। तो ये जो दूर मंजिल है उसको करीब लाने के लिए एक दूरबीन चाहिए होती है। ये दूरबीन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते, विल बी राइट बैक। लेकिन आज का हमारा सबसे पहला मौजू कि क्या वजह है कि आज भी पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम में हम देखते हैं कि पनिशमेंट्स भी हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जा सकता। और अगर लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी आज की दुनिया के वो स्किल्स जो इन बच्चों की ज़रूरत है उनको देने के लिए बात करते हैं, तो फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क टूवर्ड्स। इन असातिज़ा की ट्रेनिंग कैसी हो सकेगी, ये एडवोकेसी हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बात तय है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्राइवेट स्कूलिंग के जरिए पाकिस्तान का जो चैलेंज है उसको हल नहीं किया जा सकता। द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज़ टू वर्क इन टैंडम। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हम बात कर रहे थे दूरबीन की। तो दूरबीन के बारे में आपको बताऊं, दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन, और ख़ास तौर पे ये काम करते हैं टूवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कि किस तरह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को या जो स्टेट डिपार्टमेंट्स डील करते हैं टीचर ट्रेनिंग, एजुकेशन, करिकुलम प्लानिंग, उनके साथ मिलकर काम किया जाए एंड टू सॉर्ट ऑफ ब्रिज दैट गैप। जो हम कहते हैं ना कि हमें नज़र आ रहा है कि लोग इतने ओवरलोडेड हैं काम की वजह से, जो उनकी बेसिक्स हैं उसको नहीं कवर पा रहे। तो विजनरी काम करने का या ये सोचने का कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उन चीज़ों को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, इसका शायद लोगों के पास वक्त नहीं है। सो यू नीड पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन दैट एंड हु वुड लाइक टू फैसिलिटेट द पब्लिक सेक्टर इन डूइंग सो। आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमा आलम, शी इज़ अ फाउंडर ऑफ दूरबीन। उनसे जानेंगे कि व्हाट प्रोग्रेस एंड हेडवे हैज़ बीन मेड, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स क्लोज टू दूरबीन्स हार्ट, और सबसे बढ़कर ये कि व्हाट इज़ द फोकस फॉर द नेक्स्ट ईयर टू कम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और जो हम बातचीत कर रहे थे, आपने कभी बचपन में स्कूल में मार खाई है? देखिए, आई थिंक लड़की होने के चंद ही फायदे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये एक ज़रूर फ़ायदा है कि जितनी ख़राब पिटाई लड़कों की होती है वो शायद लड़कियां थोड़ी बख्शी जाती हैं। बिल्कुल। सो नहीं, फिज़िकल पिटाई माँ बाप से ज़रूर खाई है एक ज़माने में व्हेन वी वर वेरी यंग, बट स्कूल में नहीं। वो तो सब शरारती होते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन अभी हम वो मे बी दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर टाइम। लोगों ने कहा कि अब कई प्राइवेट स्कूल्स में ये कॉग्निजेंस आ गई है कि जी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना या उसको स्नब भी नहीं करना, मना भी नहीं करना ज़्यादा ज़ोर से। आप कितना बड़ा गैप देखती हैं व्हेन इट कम्स टू द प्राइवेट स्कूल, सिंस यू वर्किंग वेरी क्लोजली विद देम? वहाँ पे टीचर्स प्रेशराइज बहुत हैं, उनका मिजाज ही ऐसा है, गुस्से में बहुत हैं। व्हाट रियली हैपेंस, व्हाट गोज रॉन्ग इन दैट एनवायरनमेंट? सिद्रा, देखें, ये जो आप कह रही हैं ना अबाउट कंट्रोलिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर, ये ब्रॉडली स्पीकिंग फील्ड में आता है। द सब्जेक्ट अंडर विच इट कम्स इज कॉल्ड क्लासरूम मैनेजमेंट, राइट? मैनेजिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर। ये जो है इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ, राइट? बिकॉज अगर आप समझते नहीं है कि बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कि बच्चा अगर एक तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो क्यों बिहेव कर रहा है, अगर आप ये उसका रूट कॉज नहीं समझ पाएंगी तो आप हमेशा उसका जो सरफेस रिएक्शन है उसी पे आप उसको ही आप मैनेज करती रहेंगे। तो लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। जैसे वही कहते हैं ना, यू नीड टू ट्रीट द रूट कॉज एंड नॉट द सिम्टम वाली बात ना। तो अगर सपोज करें मुझे कोई खाने की चीज़ से एलर्जी है एंड आई कीप ब्रेकिंग आउट इनटू अ रैश, तो अगर मैं इलाज के लिए जाऊं डॉक्टर के पास और डॉक्टर मुझे सिर्फ एक क्रीम देता रहे और मैं वही चीज़ बार बार खाती रहूं, मुझे रैश होता रहे, तो ये तो कभी मसला नहीं हल होगा, राइट? तो डॉक्टर नीड्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस वजह से ये रैश बार बार आ रहा है। सो सेम थिंग विद चिल्ड्रंस बिहेवियर, राइट? अगर कोई बच्चा जो है बार बार क्लास में कोई ऐसे बिहेवियर कर रहा है जो डिसरप्टिव है, अग्रेसिव है, तो इंस्टेड कि मैं उसी बिहेवियर को बार बार पकड़ के उसको पनिश करूं, आई नीड टू अंडरस्टैंड क्या वजह है, राइट? हो सकता है कि बच्चा जो है वो घर में अब्यूज हो रहा हो या कोई और वजूहात हो जिसकी वजह से ही सीकिंग अटेंशन, बेशक नेगेटिव अटेंशन हो। दो इसके एरियाज मुझे समझ में आते हैं। एक तो ये है कि ठीक है, बच्चे का जो रवैया है वो आपको परेशान कर रहा है, यू फील के ही और शी इज़ डिस्टर्बिंग द क्लास, तो आप कभी कभार पनिशमेंट से या किसी तरीके से उसको मैनेज या कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ ये भी होता है कि अगर आप ओवरऑल एक इन्वायरमेंट देखें हमारी एजुकेशन का, जो सिम्त हम चाहते हैं सारे बच्चे एक जैसे बिहेव करें। अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो मेरे 30 बच्चों की क्लास सारी अच्छी हो, सब वेल बिहेव्ड हो, सारे पोलाइट हो। ये कुकी कटर अप्रोच भी तो नहीं चलती ना, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट? जी, ऑफ कोर्स, एंड यू वांट टू सेलिब्रेट दैट डिफरेंस, राइट? एब्सोल्युटली। कोई फैक्ट्री तो नहीं है ना कि हमने हर सब खामोश है, सब ओबीडिएंट है, प्रोडक्ट निकालना है, हमने क्लोन कॉपीज ऑफ ईच अदर। तो वही वाली बात आती है सिद्धा अबाउट अ ट्रेन टीचर, राइट? ट्रेनिंग, एक प्रोफेशनल टीचर की ट्रेनिंग में ये ज़रूर शामिल होता है समझना कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ कैसे होती है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा सोशल होते हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों के साथ बात करें, उनको आप चुपचाप करके बिठा देना क्लास में और कहना कि पूरे 5 घंटे ऐसे ही बैठो, नामुमकिन है, राइट? एंड ऑल्सो द थिंग दैट यू टचिंग ऑन इज सो इम्पोर्टेंट, इट्स अबाउट पेडागॉजी। हम जब बच्चे थे, हमारी पिछली सदी की एजुकेशन की जो बात है उसमें हम कहते थे कि भाई अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करनी है, अगर आपसे किसी ने रैंडम सवाल कर लिया, जी वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी, तो हम कहते थे ओ ये तो याद होना चाहिए था, या किताब में पढ़ेंगे या लाइब्रेरी में जाके किसी किताब को उठाएंगे। आज का बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि भाई व्हाई डू
do I need to memorize? Why? Because everything is at touch of a finger. तो वो किसी भी चीज़ को memorize करने का तरीका या पढ़ाने समझाने का तरीका अब question होने लगा. That brings in the need कि हम अक्सर ये तो कहते हैं कि जी 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे पाकिस्तान में. हमने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में कितने लोग टीचिंग प्रोफेशन को सीरियसली अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं? एंड दैट्स वेयर यू कम इन, राइट? नाउ यू आर एनकरेजिंग पीपल टू डू दैट. जी, सो इफ आई मे ब्रीफली डिस्कस द मॉडल ऑफ दूरबीन, हमारा लॉन्ग टर्म गोल यही है सिद्रा कि हम सरकारी स्कूल्स को इस मेयार का बनाना चाह रहे हैं जहां अमीर से अमीर और गरीब से गरीब बच्चा साथ साथ जाए, बिकॉज वहाँ का मेयार इतना ऊंचा हो, सबको वही स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, बिकॉज ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है. So to get to that stage, what we believe is कि जो missing ingredient है अभी education reform में, school reform में, वो है professional teachers. एक कहावत है कि कोई भी तालीमी निज़ाम का मेयार जो है कभी teachers के मेयार से ऊपर नहीं जा सकता है. They are the greatest determinant of quality in any education system. They are the biggest pillar, right? They are the biggest pillar, right? और because हम सब students रह चुके हैं, हमें एहसास है इस चीज़ का कि teacher का कितना बड़ा रोल होता है हमारे educational development में. तो हम कर ये रहे हैं कि हमने आज के दिन में प्रेजेंटली वी हैव टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जहाँ पे हम 4 साल का डिग्री प्रोग्राम इन टीचिंग ऑफर करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड जिसको कहते हैं. 4 साल के बाद जो ये बच्चियाँ ग्रेजुएट करेंगी उनको हम गारंटी कर रहे हैं एक टीचिंग जॉब इन अ गवर्नमेंट स्कूल जो दूरबीन मैनेज कर रहा होगा. ठीक है, सो इट्स अ गारंटीड जॉब इफ यू ग्रेजुएट. And it's a government job. It's a government or a semi-government? It will be semi-government in the sense that Doorbin will guarantee that job, and when the government announces its vacancies, then बच्चियाँ जो हैं इम्तिहान लेके they can enter public service. So if I may recap that, सबसे पहली चीज़ तो हमें quality teachers चाहिए और उसके लिए teaching को as a profession. अभी हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है जी, लड़की ने इंटर कर लिया, बैचलर्स कर लिया है, मैथ्स बड़ा अच्छा पढ़ा था, सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स उसमें आए, तो चलो लोकल स्कूल में चले जाते हैं, 2-3 क्लासेस को कुछ अरसे के लिए मैथ्स पढ़ा लेते हैं. जो अगर वो टीचर बहुत अच्छा है, बड़ी लगन से पढ़ा रहा है, वेरी गुड, टीचर की शादी हुई, हम एक अच्छे टीचर से महरूम हो गए. So we need people who are actually committed to the profession of टीचिंग. और जिस तरह के सलमा ने कहा कि उसके लिए अगर आप चाहें, अभी आपका एड्रेस आपके सामने आ रहा है, doorbeen.pk/admissions, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, बीएड यानी बैचलर्स इन एजुकेशन, और उसके बाद गारंटीड जॉब प्लेसमेंट. ये बड़ा नुकसानदेह बात है कि हम अक्सर कहते हैं ना कि तुम्हें नौकरी क्या मिलेगी, तो नौकरी भी मिलेगी जी 4 साल, लेकिन आपने उसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना है. सलमा, व्हेन यू से कि द टीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, आप इस वक्त जब टीचर से इंटरैक्ट करते हैं, उनके सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? व्हाट आर द एरियाज वेयर दे नीड हैंड होल्डिंग और पीपल नीड टू अंडरस्टैंड देम? देखिए, मेरा तो ज़्यादातर वास्ता गवर्नमेंट स्कूल से ही रहा है. दैट्स बिन माय एरिया ऑफ फोकस. आई थिंक सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात है ना हमारे वर्कफोर्स में, वो ये है कि एक वो दिली पैशन नहीं नज़र आता है जो एक टीचर में बहुत ज़रूरी है, राइट? बिकॉज इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब, इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब. तो अगर वो बच्चों से एक लगाव नहीं है ना, आपको एक वो ड्राइव नहीं है कि माशरे को आपने बेहतर करना है बाय टीचिंग द नेक्स्ट जनरेशन, तो आपका बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली हमारे वर्कफोर्स ऐसी है, ख़ासतौर पर पब्लिक सेक्टर में, जो लोग एंटर ही करते हैं फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, राइट? एक तस्वुर है पब्लिक सेक्टर में कि टीचिंग आसान जॉब है, यू नो, जाओगे 8 बजे, 1 बजे घर चले जाओगे, वो तनख्वाह आपको मिलेगी, आना है नहीं आना है. खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल में आपने सुना होगा गोस्ट टीचर्स वगैरह जो है. सो ये बहुत नेगेटिव परसेप्शन बन चुका है, और नेगेटिव परसेप्शन से ही नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं, राइट? आप ओवरऑल देखें तो एक टीचर अपने प्यूपल की, अपने जिस स्टूडेंट को वो पढ़ा रहा है, उसकी कामयाबी से तो ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता है ना. जब वो आगे जाता है, कुछ अचीव करता है, तो टीचर बड़े फ़ख्र से कहता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसको पढ़ाया है. लेकिन वाकई अगर वो पैशन मिसिंग हो, देन द होल फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम इज जस्ट क्रम्बलिंग. इसमें आपको चैलेंजेस भी आए व्हेनेवर यू? देखें सिद्रा, आई टाई इट बैक टू आवर चैलेंज. अभी एक तो मैं ये बात करना चाहूँगी दैट व्हेन आई एम हाईलाइटिंग दीज इश्यूज अबाउट गवर्नमेंट टीचर्स, देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल, देयर ऑलवेज विल बी इन एनी सिस्टम, राइट? कि इतनी मुश्किलात के बावजूद कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो बड़े जज्बे के साथ पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही मुश्किल एनवायरनमेंट में. ठीक है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम आजकल जो है कॉलेज के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, हम इंटरमीडिएट कॉलेजेस में जा रहे हैं, बच्चों को इस तरफ उनकी सोच ला रहे हैं. हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, हमारे माशरे में कोई टीचर नहीं बनना चाहता है, राइट? आप सब खासतौर पे जो काबिल एम्बिशियस बच्चे हैं ना, उन्होंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है,
लॉ परस्यू करना है, आर्किटेक्चर, जो भी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली वो कहावत सी बन गई है ना कि जो कुछ नहीं वो टीचर बन जाता है। तो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू चेंज एंड दूरबीन इज फोकस्ड ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच सलमा फॉर बीइंग हियर। वंस अगेन वांट टू रीइटरेट, दूरबीन ने अभी जी टेक ओवर किया है एक गवर्नमेंट टीचिंग स्कूल व्हिच इज गोइंग टू गिव यू अ 4-year डिग्री इन बैचलर्स इन एजुकेशन। अगर आप इसको परस्यू करते हैं तो आपके पास एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन तो है ही, साथ साथ दूरबीन विल मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो प्लेस्ड एज अ टीचर, ताकि आपका जो रोजगार है वो भी आगे बढ़ सके। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मेक यूज ऑफ इट। अभी बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वील बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान एंड वेलकम बैक। जी हाँ, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मेरी नज़र से गुजरी, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बयान था। उन्होंने कहा कि वैसे तो हम में से हर कोई ये सोच रहा है कि इंडिया में जब इलेक्शंस हो जाएंगे, नई हुकूमत आएगी तो फिर क्या सिलसिला होगा। एक हमने भी देखा कुछ दिन पहले कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि शायद भारतीय जारियत का एक और मुजाहरा हम देखें, और शायद वहाँ पर हमारे पास इंटेलिजेंस है कि कुछ तैयारी इस तरह की हो रही है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मानना है कि अगर इंडिया में मोदी सरकार आती है दोबारा और मोदी साहब दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं तो शायद उनसे जो मुज़ाकरात हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। क्योंकि उनका कहना ये है कि कांग्रेस अगर आएगी तो वो बैक फुट पे होगी और थोड़ा सा वो परेशान भी होगी कि किस तरह मामलात को आगे लेके जाया जाए। लेकिन बहरहाल जी, देखते हैं इंडिया में इंतखाबात का क्या नतीजा निकलता है। अभी हम बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। लेट्स टेक अ लुक एट आवर हेडलाइंस। हुकूमत के खिलाफ सियासी मोर्चा तैयार करने का मिशन, मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर इन एक्शन। जाती उम्रा में नवाज शरीफ के साथ बैठक, आज आसिफ जरदारी से मिलने जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान की मईशत का तज्जिया पेश किया, माशी हालात मजीद कमज़ोर होने का खदशा जाहिर किया। बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है, महंगाई कमर तोड़ सकती है, इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार शायद सुस्त हो जाएगी। रिपोर्ट में इंकशाफात। शहबाज शरीफ जमानत मंजूर होने के बाद लंदन रवाना हो गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शहरियों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। जी जनाब, हम शक्ल होना भी कभी कभार बहुत फ़ायदा दे देता है आपको। लेकिन अब ज़रा बढ़ते हैं एक्शन के रिएक्शन की तरफ। हर दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश करते हैं, उनका एक बड़ा ही यूनिक सा एक रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। एक दफ़ा फिर वो बड़ी तहरीक चलाते हुए हरकत में नज़र आ रहे हैं, इन एक्शन हैं और कह रहे हैं कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज अब खोलना ही पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए, इस पर ज़रा सा रिएक्शन लेने के लिए, और ख़ास तौर पर जो हमने देखा कि हमजा शहबाज साहब की भी शायद गिरफ्तारी अमल में आने वाली थी नैब की तरफ से, और उस पर जो सारा पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर गया है उस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। बैरिस्टर एहतशाम, बैरिस्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो सूरत हाल है, उन्होंने मुलाकात की है नवाज शरीफ साहब से और अब जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। जरदारी साहब पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जी हुकूमत को अब डीरेल करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ये उनका मानना है। आप कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं इन तमाम अपोजिशन लीडर्स को? सिद्रा, मैं इसी तरह से देख रहा हूँ जैसा कि हमेशा से हमने देखा है, सियासत में ऐसे ही होता है कि जब कभी कोई सियासी पार्टी के गिर्द एहतसाब का घेरा तंग होता है या किसी सियासी लीडर को ये लगता है कि अब मेरे हिसाब का दिन करीब आ रहा है, तो वो उस हवाले से फिर अपनी लॉबिंग करते हैं और लॉबिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट गैदर करते हैं, पार्लियामान में आवाज़ उठाते हैं कि जमहूरियत ख़तरे में, ये कहते हैं कि जी ये इंतकाम हो रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, माजी में ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को देखें तो ये रवायती हरीफ रहे हैं, इनकी पोल्स अपार्ट है सियासत एक दूसरे से, लेकिन उसके बावजूद अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर मुस्लिम लीग नवाज के किसी लीडर को पकड़ा जाता है तो एहतजाज पीपल्स पार्टी करती है, और पीपल्स पार्टी के किसी लीडर को पकड़ा जाता है तो एहतजाज मुस्लिम लीग नवाज करती है, और मौलाना फजलुर रहमान दोनों के दरमियान एक ब्रिज है। एहतजाज साहब, ये बिल्कुल वही है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उस तरह की यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि PMLN को इसका कितना फायदा है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जा चुके हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत खराब है, उनको जरूरत है इलाज के लिए बाहर जाने की, लेकिन ऐसा लग
रहा है जो फवाद ने कल बयान दिया कि उनको सियासी ऑक्सीजन देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान वहां पहुंच गए, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इसका फायदा है, लेकिन ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो काफी हद तक केसेस भुगत चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब की 2 दफा कन्विक्शन भी होगी, उनकी वजारत उस्मा के ओहदे से नाअहली भी हो गई, उनको सदारत जो पार्टी की थी उससे भी नाअहल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस टाइम पे पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी थी, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हम मियां साहब के साथ जन्नत में भी इकट्ठे नहीं जाएंगे और हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, और अगर हमने इनसे हाथ मिला लिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कड़ा वक्त आ रहा है तो फिर दोनों पार्टीज करीब आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये अब ज्यादा फायदा इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और हो सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज की जो टॉप लीडरशिप है वो सोच रही हो कि किस हद तक हमने इस जो भी अलायंस होने जा रहा है इनका इस हवाले से, उसमें हमें एक्टिव या फाल होना चाहिए, क्योंकि हमने जो भुगत लिया बिल्कुल थोड़ा सा समझाइएगा एहतशाम साहब, जिस तरह ये अक्सर कहते हैं कि जी जमहूरियत खतरे में है जब खुद इख्तिदार में होते हैं, और माजी में हमने देखा है कि ये लोग मिल बैठ के तब बैठे हैं जब इन्होंने कहा है कि जी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी करनी है। अभी तो मुल्क में एक डेमोक्रेटिक निज़ाम है, 9 महीने उनको हुकूमत करते हुए नहीं हुए हैं, ठीक है जी महंगाई बाकी चीज़ें हमारे सामने इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये भी कोई नई बात नहीं है, इन लोगों ने भी अपने अदवार हुकूमत में इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। इस वक्त जो अलायंस होने जा रहा है, क्या अवाम ये नहीं देख रही कि ये खास तौर पे जिस तरह आपने खुद कहा कि जब एहतसाब होने लगता है, जब घेरा तंग होता है, तब ये सियासी कुर्बत बढ़ गई है? जी जी, मैंने बिल्कुल ये कहा और मैं अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम सिद्रा, मैं ये बात ठीक है, मैं जो सियासतदान है उनकी तो नीयत यही होती है, उन्होंने तो अपना जाती फायदा देखना होता है, बट एट द सेम टाइम ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सिर्फ इनका आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये मेरा और आपका भी आर्ग्यूमेंट है कि महंगाई हो रही है, हालात खराब हो रहे हैं, मईशत बिगड़ रही है, बैनुल अक़वामी कर्जे को उतारने के लिए मजीद कर्जा लिया जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, दाल महंगी हो गई है, चावल महंगा हो गया, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। और ये इंडिकेटर्स जो यूनाइटेड नेशन कमीशन की रिपोर्ट है वो कह रही है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगले साल में और कम हो जाएगा और ये 2.7% पे चला जाएगा, और बांग्लादेश तो हमसे आगे है ही, हिंदुस्तान भी हमसे आगे है ही, लेकिन ये नेपाल और लेकिन आप नहीं समझते बैरिस्टर साहब, छोटा सा जजीरा है। लेकिन बैरिस्टर साहब आप ये नहीं समझते कि ये ठीक है आपके और हमारे इश्यूज भी रहे, आम आवाम के भी इश्यूज यही हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो लोग इस वक्त सियासी कुर्बत बढ़ा रहे हैं, इत्तेफाक़े राय कर रहे हैं, प्लान तो इनमें से भी किसी के पास नहीं है। किसी ने यानी आज तक हमने ऐसा कोई शैडो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं देखा जो आके ये कहे कि जी आपकी पॉलिसी गलत है, आप इसको इस तरह सही कीजिए। प्लान बी तो किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ हुकूमत गिराने पे फोकस है। दूसरी तरफ अगर आप इनके बयानात की तरफ भी अगर नजर डालते हैं तो बात ये नहीं हो रही कि जी हमने करप्शन नहीं की। हर कोई ये कहता है कि हम अदालतों से घबराते नहीं हैं, हम अदालत में केस चलाइए, हम पहुंच जाएंगे, हम उसको फेस भी करेंगे। इनमें से कोई एक शख्स भी ये नहीं कह रहा कि हमने करप्शन नहीं की। ये बात आपको अजीब सी नहीं लगती? नहीं, जहां तक आपने प्लान की बात की तो ये तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बदकिस्मती है कि आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनके पास मईशत के हवाले से कोई भी ऐसा प्लान नहीं था जो हमें बोरान से बाहर निकालता। और अगर आने वाले दिनों में भी प्लान नहीं होगा तो ये बदकिस्मती हमारी है, क्योंकि ये प्लान बन भी नहीं सकता, क्योंकि ये प्लान बनाने के लिए आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। आप सिफारिशियों को नहीं ले सकते, आप मसलहत के तौर पे नहीं ले सकते। मैं तो हैरान भी हुआ इमरान खान साहब के हवाले से, अभी भी मुझे उम्मीद है कि वो शायद पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएं क्योंकि उनकी नीयत ठीक है, लेकिन उनकी टीम से मैं मायूस हूं, और वो मैं इस वजह से मायूस हूं कि कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है, कोई इंडिकेटर सामने नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। वक्त हमारे पास इतना ही है। देखिए, एक तो पूरी दुनिया में स्लो डाउन आ रहा है। जब हम अपने मुल्क में बढ़ती हुई कीमतों की बात करते हैं, ठीक है हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, लेकिन इस वक्त भी अगर पाकिस्तान को इस खित्ते से अगर हम उसका मुआवजा करते हैं, पूरी दुनिया से मुआवजा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ पे आप बहुत सारे ममालिक को हमसे ज़्यादा महंगा पाएंगे और वहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन ज़्यादा हिट करेगा। लेकिन जी बहरहाल उम्मीद यही है कि इसके लिए कोई प्लानिंग हो सके और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब हमने सोचा कि एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए जो अक्सर हमारे लबों पे होता है। हम बात कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस की, खुद एतमादी की, लेकिन उसको डिफ़ाइन करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोगों को लगता है एतमाद आपके एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत बैकग्राउंड से आता है, कि अगर आपके पास माल व दौलत है, आपकी फैमिली बहुत कॉन्टैक्ट्स वाली है, या आपके पास ऐसा कोई स्किल है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, दैट इज़ व्हाट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। कुछ लोग इसको एसोसिएट करते हैं कुछ और टैलेंट्स के साथ, कि जी सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत खूबसूरत हैं, यानी ऐसी खुदादार चीज़ें जो शायद आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर ये तमाम चीज़ें आपको एतमाद तो देती हैं, लेकिन ख़ुद एतमादी का सबसे इम्पॉर्टेंट अंसर खुद ही होता है। और वो हम अक्सर देखते हैं कि हम उसको डेवलप नहीं कर पाते, या हमने वो लोगों को दे दिया होता है, हैंड ओवर आउटसोर्स कर दिया होता है कि लोग हमें बताएं कि जी असल में हम क्या हैं। और फिट इन करने के तरीके में आप अपने आप को इतना डाउन प्ले कर लेते हैं कि एट टाइम्स यू लूज़ योर सेंटर। इसकी एक छोटी सी मिसाल देते हैं। हम में से अक्सर लोग इस बात पर परेशान रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। सो इमेजिन कि आप किसी कमरे में या किसी मजमे में एंटर हो रहे हैं और आपके जहन में सिर्फ यही ख्याल है कि क्या यहाँ पर मौजूद लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे अपनाएंगे, मुझे सराहेंगे, क्या मुझे मेरी वैल्यू देंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसको ज़रा सा पलट कर देखिए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यू एंटर अ रूम और रादर देन कि आप ये वरी करो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपने कभी अपने आप को इतनी अहमियत दी है कि आप एंटर हो के सोचें कि इस रूम में मुझे कौन पसंद है, किसके ख्यालात मुझसे मिलते हैं, या किससे मैं कुछ सीख सकती हूँ या सकता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट द एग्जैक्ट डिफरेंस इज़। और आज हमने सोचा कि एक ऐसे पैनल को बुलाएं जो कि बहुत वैरीड और बहुत डाइवर्स हैं, इनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी अपनी फील्ड्स एंड पैशंस हैं, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ डू दे सी सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी इनके नज़र में क्या है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं जी समिया से। समिया इज़ अ टीचर, शी इज़ टीचिंग एट द CBM, और इसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है वेयर द अंडरसर्व्ड एरियाज कैन एक्चुअली गेट अ स्किल इन ब्यूटिशियंस एंड इन ग्रूमिंग, और उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच समिया फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं इनकी हम नाम शेफ़ समिया। इनको आप अक्सर देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिलिशियस रेसिपीज़ बनाते हुए, लेकिन आज हमने इनसे पूछना है कि भाई हुनर एक अलग चीज़ होती है समिया, लेकिन लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करना, और वो भी एक ऐसे क्लटर्ड जॉनरा में जहाँ एक से बढ़कर एक शख्स मौजूद है, तो कैसे अपने आप को स्टैंड करते हैं। तो विल ड्रॉ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ हदील मौजूद हैं। हदील को आप टेलीविजन पर भी देखते हैं एज एन एंकर पर्सन। इसके अलावा शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द FPCCI एज अ कमिटी वाइस प्रेसिडेंट, एंड आई एम टोल्ड कि ये जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, ये भी इनकी अपनी क्रिएशन, एंड दैट्स अ सेटअप दैट शी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्वड इन। थैंक यू वेरी मच हदील फॉर बीइंग हियर। समय अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सिंस यू हैव स्टूडेंट्स, और हम कहते हैं कि टीनेज में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने अंदर वो एतमाद पैदा करना, कॉन्फिडेंस को निखारना। जब स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, कितने स्टूडेंट्स को देख के आप ये कह सकती हैं कि अभी तक की इनकी ग्रूमिंग ने इनको एतमाद ऑलरेडी दे दिया, एंड हाउ मेनी ऑफ देम यू एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन? ओके सिद्रा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो 2 प्लेसेस से होता है, ठीक है, स्पेशली टीनेजर्स में या किसी भी बच्चे में। एक होते हैं आपके घर से, आपके पेरेंट्स से, और सेकेंडली आपके इंस्टीट्यूट से, ठीक है, जो आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑब्वियसली फैमिली से हमें बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, एट टाइम्स नहीं भी होता, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन इंस्टीट्यूट्स में आई थिंक टीचर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ एजुकेशन से नहीं आता, उनके अंदर जो स्किल्स होती हैं उसको पॉलिश करके उनको इंकरेज किया जाए कि वो स्किल्स को किसी तरह यूज़ करें, ठीक है, चाहे वो जैसे भी हों, किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी रेस से हों, व्हाटएवर। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डिफरेंट काम करके उनकी स्किल्स को पॉइंट आउट करके उनको रियलाइज करवाना। सीखने का अमल जारी रहता है जब आप अपने आप की, अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं कर रहे होते, हमेशा अपने आप को कुछ नया सिखा रहे होते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ेगा ही। शेफ़ सामिया, अगर आपसे मैं थोड़ा सा एक मुख्तलिफ सवाल करूँ, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि यंगस्टर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएँ,
लेकिन ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे मौके भी आते हैं कि आपका सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। कभी आपके इर्द गिर्द या आपके साथ ऐसा कुछ कभी हुआ है कि आपको लगे कि मैं अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई हूँ? एग्जैक्टली क्योंकि आपके जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और क्योंकि मेरे पास जो एक शेफ समिया तो जो ऑन स्क्रीन है, उसके बैक पे मैं एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूरा एक मेरा तो पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं काम करती हूँ, और माशाल्लाह मेरा रेस्टोरेंट है। लेकिन इन सारे सालों में कोई 8 से 10 साल के जो पीरियड में 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आई एम ब्लैंक, मतलब मैं अब कुछ नहीं हूँ। हाँ। लेकिन उस वक्त जो सपोर्ट जो किया वो मेरे पेरेंट्स ने किया। इफ आई गो इनटू दैट समय, क्या हुआ था ऐसा जहाँ तो तुमने समझा कि भाई ये तो मैं ग्राउंड जीरो पे आ गई? ग्राउंड जीरो पे हो गई। पहला तो ये कि जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आपकी एकदम से पीक पे आकर आपकी शादी हो जाए, तो दैट इज़ अ पॉइंट कि आपको लगता है कि अब आपका एक नया जर्नी स्टार्ट हुई है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके अब इन लॉज है और आपके हस्बैंड है। तो दैट इज़ अ पॉइंट कि मुझे फील हुआ कि नाउ आई एम ब्लैंक। लेकिन फिर से उसको स्टेबल करने के लिए मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, जिसके बाद मैं इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई। अच्छा, ये अक्सर लड़कियां फील करती हैं हदील के ये लाइफ चेंज जो आता है तो उसके बाद ना एवरीबडी फील्स अ लिटिल अननर्व्ड कि मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ, मुझे अब अगला स्टेप क्या लेना है। इसकी क्या वजह आप समझते हो? व्हाई इज दैट? I am single right now, but मेरे इतने सारे friends हैं who are married happily माशाल्लाह, and they all are working. But एक अजीब सी insecurities है. I think in-laws should welcome the other girl as a daughter. अगर आप उसको उस तरह से welcome करोगे तो she will just feel like home. But वो एक fear इतना बुरी तरह से develop है लड़कियों के अंदर होता है। Yes. कि नहीं पता कि क्या होना है, शायद इस वजह से हम ज़्यादा खौफज़दा हो और जाते अगर हैं। आपको आप लकी हैं, अगर आपको बहुत सपोर्टिव आपके इन-लॉज और आपके हस्बैंड हैं, तो आप बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ ये फेज नहीं होता, जब आपके बच्चे होते हैं तो भी एक फेज होता है कि आपको लगता है कि अब आप ब्लैंक है, क्योंकि आपके पास एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% नहीं करेंगे तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आपके फॉल्ट्स में आ जाएगा। अच्छा, क्या ये कहना सही होगा कि हम में से अक्सर लोग अपना जो एतमाद है, जो कॉन्फिडेंस है, वो ड्राइव करते हैं अपनी स्ट्रेंथ से? लाइक मिसाल के तौर पे अगर मुझे पता है कि जी मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, या मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत अच्छा शो कर सकती हूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। जब आप ज़िंदगी के ऐसे मरहले पे पहुँचेंगे जहाँ चीज़ें अननोन हैं या आपको एक दफ़ा फिर अपने आप को प्रूव करना है, दैट इज़ वेयर यू फील लॉस्ट। एंड आई थिंक शादी इज़ एग्जैक्टली दैट, मदरहुड इज़ एग्जैक्टली दैट कि जी अब पहली दफ़ा एक बच्चा, एक नन्ही सी जान आपके पास है जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे। और जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना सिद्रा, तो लोगों को ये होता है कि आप तो बहुत अच्छे शेफ हैं या बहुत अच्छी होस्ट हैं या बहुत अच्छी आप एंकर पर्सन हैं, तो आप एज अ मदर कैसी हैं? तो अगर उस बच्चे में ज़रा सा भी खराबी होती तो उंगलियां फौरन माँ पे उठती है, इफेक्ट होता है वो। तो ये चीज हमें भी स्टेबल करनी पड़ती है कि हम पे उंगली ना उठे। अगर हम दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम घर में भी बहुत 100% है। अच्छा, ये एक नेवर एंडिंग बैटल है इसका मतलब, यानी ये आप अपने आप को मैनेज नहीं कर रहे, आप दूसरों का ओपिनियन अपने बारे में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरेशन आई वांट टू स्टार्ट टेकिंग कॉल्स ऑन दिस वन एज वेल कि अगर आपने सारी जिंदगी इसी बात से एतमाद हासिल करना है कि जी कितने लोग मुझसे खुश हैं, घर में अगर 10 लोग हैं, 10 अफराद मुझसे सब खुश हैं, किसी के लिए मैं अच्छी बहू हूँ, किसी के लिए मैं अच्छी बेटी हूँ, किसी के लिए मैं अच्छी बहन हूँ, तब तो ये लूजिंग बैटल है। कोई ना कोई तो हर वक्त नाराज रहता है। ऐड करूंगी कि कुछ चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी में ऐसी होती हैं कि एथिकली अनएथिकल, वो तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन एथिकली कुछ चीज़ें ठीक भी होती हैं क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम एट टाइम्स हम अपने बच्चों को या अपनी जो यंगस्टर्स हैं उनको वो काम नहीं करने देते, तो वहाँ पर भी जो है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर्ड हो जाता है एट टाइम्स। ठीक है, तो आई थिंक कि इंकरेज करना चाहिए अपने यंगस्टर्स को स्पेशली, और उनमें तो खौफ का एलिमेंट है ना, पेरेंट्स अपनी तरफ से प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं। उनको लगता है कि मिसाल के तौर पर जी एक लड़की है, वो कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहती है या सिंगिंग करना चाहती है और आप अचानक कहें कि नहीं भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आप उसको रोक रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा बहुत हिल रहा है उससे, लेकिन ये आपका खौफ है अपनी तरफ से, तो आप उसके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। I just want to say one thing कि I belong from a Baluch family and when I decided to be an anchor person तो वो मेरे लिए difficult था। As you said कि it's very challenging, वो आपको रोकते हैं, suppress करने की कोशिश करते हैं, cultural barriers इतने हैं, cultural pressure इतना है आपके ऊपर कि it's not easy to take a stand for yourself, but again we are talking about self confidence. I believe on myself, I said I will do it, I don't care कि 5-6 लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप इस जर्नी में बिल्कुल अकेले थे हदील, आपको लगा कि कोई एक शख्स आपकी फैमिली में जरूर है जो आपको सपोर्ट करता है? Yes, my mother.
My mother. And but Sidra, I must say कि on and off support था. कभी वालिद का बहुत ज़्यादा support था, तो कभी भाई का बड़ा support था, कभी बहन का बड़ा support था. तो it was ऐसा कभी नहीं था कि मैं बिल्कुल अकेली थी. कोई ना कोई एक ऐसा घर में शख्स था जो मुझे on and off support करता था. Even when I started culture online, like what I am wearing, इस पे भी बहुत criticize हुआ कि you cannot do it, you don't have a big budget. I said give me a chance, let me do it. I trust on myself. हम्बल बिगिनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अक्सर हम लोग कॉन्फिडेंस तब भी लूज करते हैं कि एक तो कुछ नया करने जा रहे हैं और फिर लोगों ने बहुत सारी रेजर्वेशंस आप पे लगा दी हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पे तुमने रेस्टोरेंट खोलना ही है तो तुम्हें इतना सारा सरमाया चाहिए, फिर इतना परफेक्ट होना चाहिए, फिर देखो लोग तुम्हें टेलीविजन पे देखते हैं तो शायद जज करेंगे तो खाने की क्वालिटी सुप्रीम होनी चाहिए. आई मीन अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो फिर शुरुआत कहीं से नहीं हो सकती. तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करके यू हैव टू स्टार्ट. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से. जी रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी बात यह है कि आज बड़ा अच्छा मौजूद लेके आए हैं कि खुद इत्तेमादी. तो ये सबसे पहले कॉन्फिडेंस जो है वो आपको घर से बिल्ड करना चाहिए. माँ बाप को जो है अपने बच्चे का, मेरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक है. मैं आपको एक छोटी सा टाइम लूंगा. एक खिलाड़ी था, वो जल्दी आउट होता था. मेरा फरियाद जिमखाना से ताल्लुक है. तो उस बच्चे को मैंने अपने पास बुलाया, वो जल्दी आउट होने लगा. तो मैंने उसको कहा, जानजेब सुल्तान उसका नाम है. तो मैंने कहा बेटा क्या बात है, क्या परेशानी है. फिर उसको मैंने बिठा के गपशप की. उसके बाद मैंने कहा तू बहुत बड़ा प्लेयर है और तू बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह. तू परफॉर्म कर. सारी चीजें ये मत देख के मैं इस बॉल पे आउट हो गया इसलिए मैं अब नहीं खेल सकता. 2-3 दफा उसके साथ हुआ. तो उस बच्चे ने, जानजेब सुल्तान ने ये बात जहन में बिठा दी. मैंने कहा इंशाल्लाह ताला देखो आप कामयाब हो सकते हो. तो अल्लाह का शुक्र है, उसने जो एतमाद लिया और आगे चलता रहा. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. जिस तरह कहते हैं ना अक्सर कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है. कोई एक शख्स भी अगर आपका हामी हो और आपको सपोर्ट करने वाला है और आप पे बिलीव करता हो तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ज़रा इन मुश्किलात का भी ज़रा इन डिटेल जिक्र करेंगे कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके बाद आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. अब हम बात करना चाहेंगे कि खुद एतमादी को धचका किन किन चीज़ों से लगता है. तो उस पर हम ऑफलाइन भी डिस्कशन कर रहे थे. एक बड़ी वजह होती है उसमें धोखा. अगर आपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी भी तरह का धोखा खाया है, मिसाल के तौर पे जी आपने बिज़नेस सेटअप किया था किसी मर्द ने और उसमें उसके पार्टनर ने या किसी और ने उसको धोखा दे दिया, पूरा का पूरा बिज़नेस फ्लॉप हो गया. उसके बाद अपने आप को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है. इसी तरह आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में, काम में, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपका ट्रस्ट बिट्रे हुआ है, उसके बाद अपने आप में दोबारा कॉन्फिडेंस लाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. इसके लिए क्या किया जा सकता है? समिया, बल्कि हदील आपसे अगर शुरुआत करें कि आपको लगता है कि धोखा खाने के बाद हम पूरे जो हिलजुल जाते हैं तो दोबारा कैसे खड़ा हुआ जाए? मुझे लगता है सिद्रा वो वक्ती तौर का एक झटका है. टेम्परली आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हो, डिस्करेज होते हो, दुनिया ख़त्म हो गई, सब खत्म हो गया. बट इन एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ऐसा है. मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी हैं और लड़कियाँ, क्योंकि मैं यंगस्टर्स पे ज़्यादा काम करती हूँ, तो आई सॉ कि बड़ी जल्दी वो उठ जाते हैं एंड दे अगेन स्टार्ट वर्किंग एंड अपने आप को संभालना. लाइफ इज़ फुल ऑफ चीट, लाइफ इज़ फुल ऑफ धोखा. एवरीवन इज़, मतलब ट्रस्ट कम. कभी आपने कोई आपको लगा कि धोखा खाया है? इन पर्सनल रिलेशनशिप आई डोंट फील रिग्रेट टू टेल इट ऑन स्क्रीन, बट मुझे उसने ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया. मैं एक नई हदील बन के स्क्रीन पे फाइटर स्पिरिट निकल के आया, फाइटर स्पिरिट लेके आए. एंड आई थिंक कि लाइफ में ऐसा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए that really motivates you, that really builds your self confidence. There you realize कि यार मैं कमतर नहीं हूँ. I can do much better. वो जो रिलायंस होती है ना, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट्स होती हैं बेसिकली, कि आप किसी ना किसी पे लीन ऑन कर रहे हैं. अपने लिए आपने खुद बहाने बनाए हुए होते हैं कि जी मैं इस तरह का इसलिए हूँ क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस हैं. जब वो सर्कमस्टांसेस आपके शेकअप होते हैं और आपके बहुत सारे ख्याली महल टूटते हैं, उसके बाद आप जरा दोबारा अपने आप को पहचान पाते हैं. और आप जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और अच्छा अक्सर लोगों में दो तरीके हैं. हम लोग आगे बढ़ गए, उनसे सबक सीखे और बहुत स्ट्रॉन्ग होके कि आइंदा ये गलती ना
हो और अपने नेचर को भी तब्दील किया। ये रीज़न मैंने पता है समय क्यों उठाया, मैं अक्सर देखती हूँ ये वुमेन्स ग्रुप जितने होते हैं, सोल सिस्टर्स देख लें, सोल बिचेस देख लें, विदाउट नेमिंग नेम्स, ये तकरीबन तमाम ही उसमें जब ख़वातीन एक्चुअली दिल खोल के अपनी बात करती हैं तो उसमें आप देखें कि आपको बड़ी कॉमन चीज़ें नज़र आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जी, एक लड़की का मैं एनोनिमस मैसेज कल परसों देख रही थी, उसने कहा कि जी मेरी मंगनी टूट गई है और जब मेरी मंगनी हुई थी तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट गर्ल और मैं अल्लाह ताला से भी बहुत लगाव फील कर रही थी कि जी मुझे इतना तोहफा दे दिया, जो मैंने सोचा था वो हो गया। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुई बात तो सडनली शी फील्स एक तो ब्रोकन, फिर उसके बाद उसने कहा कि जो अल्लाह पे भी यकीन था वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डगमगा गया और मेरे साथ वही जो वाई मी वाला एक सिंड्रोम हो जाता है। ऐसे लोगों को समिया आप क्या मशवरा दोगे? हाउ डू यू स्टैंड अप अगेन? ओके, मैं ऐसे केसेस मैंने 2-3 डील भी किए हैं कि जैसे किसी वजह से ऑब्वियसली किसी लड़की की डिवोर्स हो जाती है या सिंगल मदर पेरेंट होती है, एग्जैक्टली, तो आपकी जो सराउंडिंग में लोग होते हैं ना सिद्रा, उनका बड़ा एक मेजर रोल होता है उस टाइम पर। ठीक है, जैसे आपने कहा ना कि बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो गई है वो लड़की या उसको लगता है कि अब लाइफ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, तो आपकी सराउंडिंग्स में फैमिली से हम स्टार्ट करते हैं कि फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस लड़की के लिए, फ्रेंड्स ऑब्वियसली, और जो भी आपकी लाइक सोशल सर्कल में होते हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए कि लाइफ का एक पार्ट था जो हुआ अब खत्म हो गया, लेकिन लाइफ अभी आपकी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, हम फरिश्ते नहीं है जो मुकम्मल हो और हम इंसान हैं और हमारे साथ चीजें होंगी। मेरा अपना ग्रुप है सीबो के नाम से जिसमें 7000 खवातीन काम करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और मैं डेली बेसिस पे उनके वो इश्यूज सुनती हूँ कि बाज़ औक़ात मुझे यकीन नहीं आता कि ये भी हकीकत है, मतलब ऐसा भी होता है। कुछ खवातीन ऐसी हैं जो मेरे साथ काम करती हैं कि वो अपने पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, और मैं उनको बोलती भी हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं किया, मतलब हद ये ज्यादती की तो उनके आईलैशेस तक काट दी, तो मतलब वो पढ़ी लिखी इतना, और वो अगर वो आज वो खुद खड़े या उसके अब्बू या उसके भाई खड़े हों तो आई थिंक उसको अपने शौहर की भी जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं किसी का घर खराब नहीं कर रही। अच्छा समय, एक और चीज़, लोग खास तौर पे लड़कियाँ अपने लुक्स से बहुत ज़्यादा एतमाद को एसोसिएट कर देती हैं। मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है कॉलेज में, अगर आप कॉन्वर्जेशन सुने तो अगर किसी लड़की का रंगत थोड़ी मध्यम है, ज़्यादा गोरी नहीं है वो, या वो टॉल नहीं है ज़्यादा, तो ना, और या वो थोड़े से उसका वेट अगर बढ़ा हुआ है, तो वो दूसरी किसी खूबसूरत लड़की को देखे कहती है अरे हाँ भाई, अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो किसमें होगा। मैंने उसने एसोसिएट कर लिया है फौरी तौर पे कि एतमाद होने के लिए ये चेकलिस्ट होना जरूरी है, आपका रंग गोरा हो, आपकी स्किन अच्छी हो, आपके बाल अच्छे हो, सोसाइटी है। मैं इसका रीजन बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है वो ओवर साइज है, उसकी लाइफस्टाइल इतने मजे की है, कोई खाना पीना कपड़े खुश रहना, तो मैंने उसको देख के कल ही इत्तेफाक की बात है, कल मैं और मेरे हस्बैंड उसी टॉपिक पे ही बात कर रहे थे कि यार इसको देखो, ये ओवर साइज है लेकिन इसने अपने लाइफ को इतना एंजॉय किया हुआ कि उसको देखकर हम इंस्पायर हो रहे हैं कि यार जिंदगी जियो तो ऐसे दो। उसका साइज 100% कि ये जो तजाद है ना, ये हमारी सोसाइटी ने पैदा किया। अगर हम आपको छोटी सी मिसाल दो, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के बड़े शहरों में आप जाएं, वहाँ पे आपको अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। यानी आप लंदन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, हर शख्स जो है ना, तीसरा बंदा आपको सबवे में भी नजर आ जाएगा और टैक्सी में भी। यहाँ पे हमने उल्टा किया हुआ, हमने कहा कि जी आप वीगो में घूम रहे हैं या आपके पास बड़ी गाड़ी है, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं। बेचारा जो रिक्शा टैक्सी में घूमने वाला शख्स है, उसको आप कह के ही या ये एहसास दिला के ही कि आप इस सोसाइटी में किसी मुकाम पर नहीं है, यू टेक अवे देयर। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि आपके पेरेंट्स का और आप जिस इंस्टीट्यूट में होते हो ना, तो वहाँ पे टीचर्स का बहुत मेजर रोल है। जैसे टीचर्स ने मेरी ये माइंडसेट को चेंज करने में या मेरी ये वाला स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नाउ आई एम अ टीचर, तो इट्स माय टर्न कि ये वाली चीज़। यू नो कि देयर आर स्कूल्स इन कराची, देयर आर स्कूल्स इन ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ पे उन्होंने एग्जिट्स 2 बनाई हुई हैं। एक एग्जिट से जो बच्चे वैन से जाते हैं वो जाते हैं, और दूसरी एग्जिट से वो लोग जाते हैं जिनकी प्राइवेट गाड़ी आती है या गार्ड आता है। वहीं से आपने तफरीक डालना शुरू कर दी कि बच्चे में जहन में डाल दिया कि अच्छा जी ये शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सिद्रा, आई रियली वांट टू ऐड के एक हदील, आई एम सो सॉरी, एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हूँ, क्या कहना चाहेंगी? अब मैं बात कर रही हूँ। पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू। इनफैक्ट मैं भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन से गुजर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जी बिल्कुल, आप बताइए आपका क्या इस वक्त, व्हाट इज द लाइफ सर्कमस्टांसेस दैट यू आर फेसिंग?
लाइफ सर्कमस्टांसेस ये हैं कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, जॉब में भी अच्छी हूँ। लेकिन हमेशा से काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा है हमेशा से। ओके। बट अब कुछ इस किस्म का सिनेरियो है कि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे उतना अंडरस्टैंडिंग करते हुए व्हेन इट कम्स टू हिज फैमिली। ओके। जब भी उनकी तरफ से अगर कोई होता है, अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि इन लॉज कुछ ना कुछ ज्यादती करते थे। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो मैं अपने हस्बैंड को जो डिस्कस करती हूँ उनके साथ, तो वो हमेशा अपनी फैमिली की साइड रहते हैं। सही सही। आपका नाम जान सकती हूँ? अंबर। अंबर, अच्छा अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हम इस पे मजीद डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन फॉर द वर्ड गो बिफोर आई गो ऑन द ब्रेक, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए आप काम भी कर रही हैं, आप दुनिया को फेस भी कर रही हैं, तो आपके लिए ठीक है, हम इंसान हैं, हमारी एक नीड ऑफ बिलोंगिंग होती है कि हमें लोग अप्रिशिएट करें, हमारी लोग तारीफ़ करें, लेकिन ये अमल आपको फुली तौर पर आउटसोर्स आप जब भी करेंगी, यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर। ठीक है, आपके ससुराल वालों के आपके बारे में कोई व्यूज़ हो सकते हैं, आपको आपके हस्बैंड की सपोर्ट ना मिले, लेकिन अपने दिल के अंदर आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं जो बात सोच रही हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैलिड है। उसके लिए आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा पेशेंस भी इसमें चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते, वील बी राइट बैक। अभी हम आपको इस्लामाबाद लिए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Atrocities inflicted on Kashmiris. We believe that the only way for Pakistan and India to move forward is through a dialogue. We need a willing and constructive partner to tackle daunting challenges that beset our region, including disease, poverty, illiteracy, climate change, and environmental degradation. A peaceful neighborhood is the sine qua non to build prosperous societies. Ladies and gentlemen, in November 2018, with the inauguration of the Kartarpur Corridor, a long-standing demand of the Sikh community, the current Pakistani government showed that it is prepared to take concrete steps to ease tensions and our commitment to work towards friendly relations with India. Pakistan has shown a bigger heart. Even the attack on the Chinese consulate didn't stop this initiative. Indians, on the contrary, at the last minute postponed the upcoming Kartarpur Corridor meeting scheduled for 2nd of April. Without seeking views from Pakistan, and especially after productive technical meeting on the 14th of March at Atari. Our neighbors need to understand that the only way forward is dialogue and not its suspension. In the end, I would like to reiterate that Pakistan remains steadfast in its commitment to improve its bilateral relations with all neighbors and building a prosperous and peaceful South Asia. I thank you. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे, और इस मौके पर उनका कहना था कि करतारपुर राहदारी सिखों की देरीना ख्वाहिश थी जिस पर उसे खोला गया। बाद में ये भी कहा गया कि जनूबी एशिया में तस्वीराती इस्तेहकाम के लिए और उभरते चैलेंजेस का सामना करने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुई। आप सोच सकते हैं 4 ख़वातीन बैठी हों और इस तरह के सब्जेक्ट हो गए, कहाँ कहाँ आपके वीक पॉइंट पे हिट करके आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कराने की कोशिश की जाती है। 2-3 चीज़ें हमने डिस्कवर की। एक तो ख़वातीन के साइज़ से, यानी हमारे वेट से हम कुछ कॉन्शियस हो ना हो, दूसरे हमें ज़रूर करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, दूसरों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ख़ास तौर पर आप किसी फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं तो आपके सर के बालों से लेकर आपके पैर के नाखून तक हर चीज़ का एनालिसिस एक्सरे हो जाता है।
दूसरी चीज़ ये कि हम अभी बात कर रहे थे कि मैरिटल स्टेटस, अक्सर हमने ख़वातीन को देखा है बहुत ओवर क्वालिफाइड भी होती हैं, अच्छी जगह काम कर रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, गुड टू लुक एट। अब किसी को कुछ और आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता तो फिर इसी बात पे पॉइंट आउट करना शुरू किया आपकी शादी नहीं हुई है। अदील, हाउ डू यू फेस एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन? इन द बिगनिंग मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो जाती थी बिकॉज आपके हर तरफ, अच्छा मेरी सारी फ्रेंड्स मैरिड है एंड मी एंड माई सिस्टर, यंगर सिस्टर, हमारा जो एक ग्रुप है पूरा एंड उसमें हम 2 सिंगल्स हैं। तो मैं उनको जवाब देती थी, एक्सप्लेनेशन देती थी कि यार ये प्रॉब्लम है, वो जस्टिफिकेशन है। बट लेटर ऑन माय मेंटोर मेक मी रियलाइज दैट अदील व्हाई यू आर गिविंग एक्सप्लेनेशन। नाउ आई से कि यार अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो प्लीज ढूंढ लो, आई एम रेडी टू डू। यानी ख़वातीन से जैसे ये सवाल होता है वो बैकफुट पे चली जाती हैं, एक लम्हे के लिए गड़बड़ा जाती हैं। सुमैया, हाउ डू यू हैंडल इट? ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मुझसे भी कोई ना कोई कर रहा होता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये बड़ी चीज है कि शादी क्यों नहीं? एग्जैक्टली, आप अर्न भी कर रही हैं, हो सकता है आप काम भी कर रही हैं, सब चीज कर रही हैं, तो आपकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? तो उसका मैं आंसर यही देती हूँ। पहले जैसे हदील ने कहा कि पहले आप ये कहते थे कि भाई थोड़ा सा खामोश हो जाए और आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, लेकिन अब यही होता है कि मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आई थिंक इट्स माई पर्सनल मैटर, ठीक है, एंड माय पेरेंट्स आर देयर एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। अच्छा, बेस्ट होता है इसके अंदर जब आपको बहुत ही ज्यादा अगर कोई कुरेदने के मूड में, आप तो इतने लोगों से मिलती हैं, आपको फिर भी से थोड़ी देख रहा होता है बंदा कि क्या शादी कैसे। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आप अपनी मतलब सराउंडिंग्स में ये करने थोड़ी होता है ना। ये कितना कॉमन आप पूछते हैं, जितनी खवातीन काम कर रही हैं पढ़ने के लिए काम कर तो इतने लोगों से मिलती हैं, आपको आप तो ना, ये तो सिंगल्स है, मैं तो शादीशुदा बच्चे की माँ हूँ। उसमें मुझसे पूछते आपको कोई देखता नहीं है? मैंने कहा मैं शादीशुदा बच्चों की माँ, उसमें भी चैन नहीं है कि आपको कोई देखता नहीं, आपको कोई कॉल्स नहीं आती, आपको कोई आगे बोलता नहीं कि मैं आपसे शादी कर। आपके मियाँ क्या बोलते हैं उस पे? आप रात में शूट करती है, दिन में शूट करते, आपके मियाँ का क्या सवाल होता है? आप सोचिए बेचारी ये दोनों तो कर रही है जो शादीशुदा है, तो उनसे ये भी कुरेदा जाता है कि घर में खाना नहीं बनाती हैं, आपके मियाँ को किस वक्त बनाते हैं, आपके घर में कितने नौकर हैं। मतलब जब हर चीज हो गई, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, घर भी सेटल हो गया, शादी को भी माशाल्लाह 3 साल हो गए। हदील ने बात की बड़ी जबरदस्त थी कि अक्सर जब हम कॉन्फिडेंस किसी भी बात पे, कोई भी हमारा वीक पॉइंट है, आपके बालों पे किसी ने कुछ कह दिया, रंगत पे कह दिया, आपकी छोटी गाड़ी पे कह दिया, या ये कह दिया कि भाई आप तो टैक्सी लेके आते, जो भी आपका वीक पॉइंट है, जब उस पे कोई चोट करता है तो आप लोगों का क्या मशवरा होगा कि हाउ डू यू बाउंस बैक? जैसे एक तो होता है कि पहले तो आप शुरू में उदास होते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, सफाइयाँ दे रहे होते हैं, फिर आप कुछ लोग बिटर हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं इस तरह की बात पे, और उनमें कड़वाहट बढ़ती जाती है। उस कड़वाहट से अपने आप को कैसे निकाला जाए? देखिए, मैं अभी भी स्टिल रिक्शा में सफर करती हूँ, मेरे पास गाड़ी होते हुए और खुद ड्राइव करते हुए, जब मुझे लगता है कि यहाँ पे गाड़ी ले जाना, पार्किंग का बड़ा इशू है, तो जो आपके पास आजकल गाड़ी की सर्विसेज स्टार्ट हुई नहीं है, सबसे नंबर 1, और अगर वो भी आपको लगता है कि कभी कभी वो बिल्कुल नहीं मिल रही, तो आप रिक्शा, जब आप कॉन्फिडेंटली रिक्शे से उतरे ना, और जब आपके पूरे भरमार दोस्त खड़े हो, और जब वो बहुत कामली, बहुत कॉन्फिडेंट होकर उतरे, तो शाही सवारी से हवादार, तो उसमें ये होता है कि आपके ना मुंह लोगों को खुद ही शट अप कॉल देता है। जब आप खुद ही झुकते हुए और शर्माते हुए रिक्शा जरा दूर खड़ा करो, तो उससे ये होता है कि आप तो खुद ही आप फील करें ना आपने कोई गलत काम किया है, तो जो दूसरा भी तो फिर आपको पॉइंट आउट करेगा, जब आप ब्लेम में ना जाएं। अक्सर लोग, जैसे मैंने देखा है, यंगस्टर्स अगर इंटरव्यू पे जा रहे हैं और जाहिर सी बात है अपनी गाड़ी में नहीं जा रहे, किसी दोस्त की बाइक पे जा रहे हैं या फिर रिक्शे में जा रहे हैं, तो खुद ही अपने आप को पहले ब्लेम में चले जाते हैं कि मैं लेट इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मुझे रिक्शे पे जाना है। यू शुड नॉट फील गिल्टी। शुरू में आप वही बात है कि शुरू में आप खामोश रहते हो, लेकिन नाउ एक ऐसी स्टेज आ गई कि आई डोंट फील गिल्टी, आई डोंट फील शाय, आई एम सो कॉन्फिडेंट। वो एक बोलेगा, मैं 2 बोलूंगी, बिकॉज आई बिलीव कि फर्स्ट टाइम अगर आपने शट अप कॉल नहीं। आखिरी सवाल मुझे आपसे करना है सुमैया, बिफोर आई क्लोज द शो, आप क्या समझती हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ यही है कि हम बोल्डली किसी को जवाब दे के लाजवाब करें, या कोई और तरीका भी निकल सकता है? आई बिलीव के
सिर्फ सामने से जवाब देना या बिटर हो जाना ही सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी कभार खामोश रह के चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना भी कॉन्फिडेंस। एब्सोल्युटली, दिस इज़ द पॉइंट आई वांटेड टू एंड द शो इन कि कई दफ़ा हम खुद एतमादी का मतलब ये समझते हैं कि कौन कितना बढ़ चढ़ के फाइट कर सकता है या अपना मुद्दा सामने रख सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड ग्रेस इन साइलेंस। खामोशी की अपनी ज़ुबान होती है, कभी किसी और का वक्त है, किसी का पलड़ा भारी है, कोई बात नहीं, खामोश हो जाए, आपका भी टाइम आएगा। अभी लेते हैं, अब बल्कि हम प्रोग्राम के एंड में पहुंच रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया हदीर आप सबका यहाँ पे मौजूद होने का। रेस्टोरेंट आएगा मैक्रोमी, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है जब सारे शेफ आके कहते वहाँ आइए कि भाई कुछ ले आओ, आते हुए खाने लेकर आते। तो एनीवे ये हम इनसे बात करते हैं, अभी लेते हैं, हमारा प्रोग्राम आज खत्म हो रहा है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।